1941 में पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला किया, जिसके बाद अमेरिका ने औपचारिक रूप से युद्ध में प्रवेश किया। 1944 आते आते युद्ध ने एक नया मोड़ ले लिया। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने जापान के कई द्वीपों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और जापान सेना कमजोर पड़ने लगी। वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर और उसकी टीम ने एक ऐसा हथियार तैयार किया जिसकी विनाशकारी क्षमता दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन सुबह 8:15 पर जब लिटिल बॉय नाम का यह परमाणु बम गिराया गया तो पल भर के लिए पूरा शहर तबाह हो गया। यामागुची जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर पर गंभीर जलन हो चुकी थी और उनके कानों के पर्दे फट चुके थे। लेकिन नागासाकी पहुंचकर उन्होंने राहत की सांस ली, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने मौत को मात दे दी है। लेकिन उनकी जिंदगी के तबाही का अंत अभी बाकी था। 6 अगस्त 1945 जापान के नागासाकी का रहने वाला यह बंदा, जिसका नाम त्सुतोमु यामागुची है, यह उस दिन मित्सुबिशी कंपनी के किसी काम से हिरोशिमा आया हुआ था। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। जापान और अमेरिका के बीच युद्ध का सामना लगभग 4 सालों से चल रहा था। 1941 में पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला किया, जिसके बाद अमेरिका ने औपचारिक रूप से युद्ध में प्रवेश किया। यह हमला अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका था और उसके बाद दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ता चला गया। जापान, जो तब ऑक्सी पावर का हिस्सा था, एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा था। लेकिन 1944 आते आते युद्ध ने एक नया मोड़ ले लिया। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने जापान के कई द्वीपों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और जापान सेना कमजोर पड़ने लगी। 1945 की शुरुआत में अमेरिका ने जापान पर निर्णायक हमला करने का मन बना लिया। जापानी सैनिक अपनी आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार थे और जापानी कमांडर आत्मसमर्पण को शर्म की तरह देखते थे। युद्ध इतना भीषण हो चुका था कि दोनों तरफ लाखों सैनिक और नागरिक मारे गए। अमेरिका ने जापान के महत्वपूर्ण शहरों पर हवाई हमले किए और अधिकांश शहर मलबे में बदल गया। लेकिन जापान ने हार मानने से इनकार कर दिया। ऐसे में अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाने का फैसला किया जो इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। यह था मैनहट्टन प्रोजेक्ट, एक गुप्त अमेरिकी मिशन जिसके तहत परमाणु बम विकसित किया गया। वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर और उसकी टीम ने एक ऐसा हथियार तैयार किया जिसकी विनाशकारी क्षमता दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। अमेरिकी सरकार ने तय किया कि जापान के खिलाफ इन बमों को इस्तेमाल करना ही युद्ध को खत्म करने का सबसे तेज तरीका है। 6 अगस्त 1945 की सुबह एनोला गे नाम का एक बम वर्षक विमान हिरोशिमा के ऊपर पहुंचा। इस विमान का मिशन था हिरोशिमा शहर के ऊपर लिटिल बॉय नामक इस परमाणु बम को गिराना। हिरोशिमा एक शांत शहर था जहां लगभग 3 लाख लोग रहते थे। इनमें से ज्यादातर आम नागरिक थे, जैसे किसान, मजदूर और व्यापारी। लेकिन सुबह 8:15 पर जब लिटिल बॉय नाम का यह परमाणु बम गिराया गया तो पल भर के लिए पूरा शहर तबाह हो गया। लगभग 1,40,000 लोग मारे गए और लाखों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यामागुची, जो मित्सुबिशी कंपनी के किसी काम से हिरोशिमा आए हुए थे, वह इस धमाके के करीब 3 किलोमीटर दूर थे। जब बम गिरा तो ऐसा तीव्र चमक हुआ जैसे सूरज ने अपनी सारी रोशनी एक जगह समेट दी हो। यामागुची जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर पर गंभीर जलन हो चुकी थी और उनके कानों के पर्दे फट चुके थे। उनके चारों तरफ बस तबाही थी, जलती हुई इमारतें, चीखते लोग और राख में बदलता हुआ शहर। लेकिन यामागुची ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जख्मों के बावजूद खुद को संभाला और किसी तरह एक सुरक्षित जगह पर पहुंचे और 8 अगस्त को किसी तरह अपने शहर नागासाकी चले गए। उनके शरीर पर गहरे घाव थे, लेकिन नागासाकी पहुंचकर उन्होंने राहत की सांस ली, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने मौत को मात दे दी है। लेकिन उनकी जिंदगी के तबाही का अंत अभी बाकी था। हिरोशिमा पर हमले के मात्र 3 दिन बाद, यानी 9 अगस्त 1945 को सुबह का समय था। नागासाकी का आकाश कुछ हद तक साफ था और लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। तभी सुबह के 11:02 पर अमेरिकी बम वर्षक विमान B-29 बॉक्सकार ने फैट मैन नामक दूसरा परमाणु बम नागासाकी के ऊपर गिरा दिया। यह धमाका हिरोशिमा के लिटिल बॉय बम से भी ज्यादा शक्तिशाली था और इसीलिए इसका नाम फैट मैन रखा गया था। यह 21 किलो टन का बम था जिसने पल भर में पूरे शहर को तबाह कर दिया। हैरानी की बात यह है कि यामागुची इस बार भी विस्फोट के केंद्र से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही थे। जब बम फटा तो एक बार फिर उन्होंने वही अंधकार और तबाही का मंजर देखा जो 3 दिन पहले हिरोशिमा में देखा था। धमाका इतना जबरदस्त था कि कुछ ही सेकंड में करीब 40,000 लोग मारे गए
अगले कुछ दिनों में यह संख्या 70,000 तक पहुंच गई। पूरा शहर जलकर राख हो चुका था, सड़कें टूट गई थी और इमारतें मलबे में बदल चुकी थी। यामागुची फिर से विस्फोट की लहर से जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखों में फिर वही अंधेरा छा गया। उनकी पुरानी चोटें और गहरी हो चुकी थी और उनका शरीर लगभग झुलस चुका था। वह एक बार फिर अपनी बची हुई ताकत जुटाकर उठे। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को खोजने की संघर्ष किया। सौभाग्य से उनकी पत्नी और बच्चा एक आश्रय में सुरक्षित थे। नागासाकी का विनाश हिरोशिमा जितना ही भयानक था। बचे हुए लोग रेडियोधर्मिता के कारण बीमार हो चुके थे। सड़कों पर घायल लोग मदद के लिए पुकार रहे थे। अस्पताल भर चुके थे और डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यामागुची के शरीर पर बम विस्फोटों के निशान थे, लेकिन इससे भी गहरे घाव उनके दिल और दिमाग पर थे। रेडियोधर्मिता के प्रभाव के कारण उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा और उनकी पत्नी को भी रेडियोधर्मिता के प्रभाव के कारण बीमारी हुई। उन्होंने अपने जीवन के बाकी दिन शांति के लिए समर्पित कर दिया। 1970 के दशक में यामागुची ने सार्वजनिक रूप से अपनी कहानी साझा करना शुरू किया। उन्होंने दुनिया के सामने परमाणु हथियारों के खतरे को उजागर करने का संकल्प लिया। उन्होंने कई सम्मेलन में हिस्सा लिया और कहा कि परमाणु हथियार किसी देश की ताकत का प्रतीक नहीं है, वे केवल विनाश का कारण बनते हैं। 2006 में यामागुची को संयुक्त राष्ट्र में आमंत्रित किया गया। उन्होंने दुनिया के नेताओं से अपील की कि हिरोशिमा और नागासाकी को याद रखिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा दोबारा कभी न हो।